हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एनिमल टिश्यूज़। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्किन के बारे में बात करूं तो ये जो स्किन होती है वो क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है। और ये जो हमारी स्किन होती है वो किससे हेल्प करती है? बेसिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्किन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रही है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लाइनिंग बना रहे होते हैं। ऑर्गन की लाइनिंग बना सकते हैं, हमारी बॉडी की लाइनिंग बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये किस में हेल्प कर रहे होते हैं? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ समझना कि जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू के बारे में, और एक हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड टिश्यू के बारे में। तो ये सिंपल टिश्यू क्या होता है? जब हमारे पास टिश्यू की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है तो उसको हम सिंपल टिश्यू बोल देते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड टिश्यू बोलते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर टिश्यू की एक लेयर बना रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगी? सिंपल टिश्यू। अब मान लो मैंने यहाँ पर इसके नीचे बहुत सारी लेयर्स बना दी, तो ये क्या हो गए? स्ट्रैटिफाइड टिश्यू हो गए। ठीक है। अब सिंपल और स्ट्रैटिफाइड तो समझ में आ गया। इसके अलावा भी हम बोलते हैं स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड कोलुमिनल टिश्यू। अब सबसे पहले तो स्क्वामस क्या होते हैं? स्क्वामस जो वर्ड है वो स्क्वामा से आया है। स्क्वामा का मतलब होता है रेप्टाइल्स जैसी स्किन। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बना के देखते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, और हमें जो है ये टिश्यू किसकी तरह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फ्लैट, जैसे रेप्टाइल की स्किन होती है वैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट दिखाई देंगे हमें। ठीक है। और एक ही न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस बीचों बीच प्रेजेंट होगा। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? सिंगल लेयर का टिश्यू है और साथ में बिल्कुल फ्लैट सेल्स है, इसलिए हम इनको बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेयर बना दी इन्हीं फ्लैट सेल्स की, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि बिल्कुल फ्लैट सेल्स है ना। तो अगर ये बिल्कुल फ्लैट सेल है तो ये किसका काम करोगे? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिक्रीशन, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन जैसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि फ्लैट सेल भी है, सिंगल लेयर भी प्रेजेंट है। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, अभी यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड लिखा है। यहाँ पे पहले तो हम बात करते हैं सिंपल, चलो यहाँ पे नहीं लिखा है, ये रहा। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लंग्स ऑफ एल्वेलाई में प्रेजेंट होंगे। अब एल्वेलाई क्या होते हैं? जब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे है ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ये सब भी चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे जो एंड वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वेलाई बोलते हैं। ये जो एल्वोलाई होती है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जो लंग्स में कैपिलरीज होंगी उनके बीच में और इस एल्वोलाई के बीच में। तो अब सीधी सी बात है, एल्वोलाई है, कैपिलरीज है, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि इनकी जो लाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है। तो पतली क्यों है? क्योंकि एक ही सिंगल लेयर की बनी हुई होगी और साथ में वहाँ पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से होंगे? और वहाँ पे सेल्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल होंगे।
इसके अलावा ये जो हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। एक तो हमने बोला था एल्वियोलाई और साथ में यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे जो लेयर्स है ब्लड वेसल्स की, उसमें भी कैसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। अब स्ट्रैटिफाइड यानी कि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है इन फ्लैट सेल्स की। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस में, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में और स्किन में। अब ये जो हमारी स्किन है वो सिंगल लेयर तो है नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती है। सबसे बीच वाली डर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस, सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस, 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो तीनों की तीनों लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ठीक है। तो याद रखना, ईसोफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड स्किन, यहाँ पे क्या कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, सिंपल का मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होगी टिश्यू की। कोलुमिनल, अब जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना कोलुमिनल की, तो ये याद आएगा, कॉलम्स जैसे सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं ना, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो एक नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस 2 होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है कि विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो लूमन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू। इवन ये जो हमारा ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कैसे सेल्स, कैसे टिश्यूज नज़र आते हैं, सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यूज नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब हो गया कि सेम ऐसे ही कॉलम्स वाले सेल हैं, लेकिन सिर्फ इनकी एक ही लेयर प्रेजेंट नहीं है, इनकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होंगे। ये जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा यूरेथ्रा क्या होता है। थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे देती हूँ कि जब हम किडनी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये है किडनी, यहाँ पे अपनी आर्टरीज वेन्स जा रही होती है, यहाँ पे भी किडनी, यहाँ से ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, यूरिनरी ब्लैडर पे। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से ये जो यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो मेल जो यूरेथ्रा है उसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू। और कुछ ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उनमें भी यही वाले टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल, अब शेप तो तुम्हें पता लगी रहेगी। सिंपल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एक ही लेयर प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल का क्या मतलब हुआ कि क्यूब लाइक सेल्स अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्यूब जैसे सेल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या ये मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, नहीं, यहाँ पे ये सिंगल न्यूक्लिएट ही होंगे। और बीचों बीच यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा। तो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, ये सब कहाँ, इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। साथ में ये याद रखना कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अपने पास है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड का मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। और कौन से टिश्यू की लेयर प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल, यानी कि इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा अपने पास कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होते हैं। अब देखो नाम सुनना, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर से हमें क्या याद आ रहा है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कुछ सिक्रीशंस कर रहे होते हैं उनको हम ग्लैंड्स बोल देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं स्टमक के बारे में बात करूँ उसको मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल सकती हूँ, लेकिन स्टमक में लाइनिंग तो होती है सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियम की, लेकिन वो कुछ सिक्रीशंस कर रही होती है, इसलिए हम उसको और क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, ये जो जितने भी टाइप्स के हमने पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यू वो याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं
हमने बोला था 4 टाइप के होते हैं, एक तो हमने कर लिया एपिथेलियल टिश्यू। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से ही पता लग रहा है ये क्या कर रहे होंगे, कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे। अब किसको कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। तो देखो, जब भी हम ब्लड के बारे में बात करते हैं ना, तो ब्लड के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, और एक हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारा खून है उसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, वो क्या बना रहा होता है, प्लाज्मा बना रहा होता है। ठीक है, और अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूँ तो इसको हम कैसे जानते हैं, इनको हम बोल देते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंपोज कर रहे होते हैं। जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हम बोलते हैं आरबीसीज, एक हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, और एक हम बोल देते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये जो आरबीसीज है इनको हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये नाम भी याद रखने हैं। अगर मैं बोलूँ डब्ल्यूबीसीज तो इनको हम बोलते हैं लूकोसाइट्स। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। जैसे अगर हमें कहीं पे भी चोट लगती है तो उसके कुछ टाइम के बाद ब्राउन ब्राउन की पपड़ी जमना शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये जो क्लॉटिंग हो रही है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, प्लेटलेट्स की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। और इनको हम और क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। अब एक बीमारी तुमने याद रखनी है, तुमने सुना होगा डेंगू। डेंगू में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना प्लेट्स कम हो गए, वो क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होने की बात हो रही होती है। डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात करें तो हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर ये किसका काम कर रहे होते हैं, फाइट करने का काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, यानी कि ये डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ आरबीसीज के बारे में तो ये जो आरबीसीज होती हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खून का कलर है वो लाल अपेयर हो रहा होता है। अब पहले तो आरबीसीज के बारे में ना थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। देखो, जब भी हम आरबीसीज के बारे में बात करते हैं ना, तो आरबीसीज की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, या तो तुम इसको अगर नॉर्मल अगर तुम देखोगे आरबीसी को तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन बीच से ये ना फ्लैट होते हैं, यानी कि अगर तुम इसको साइड से देखो कुछ इस तरीके की शेप तुम्हें दिखाई देगी। तो हम इसको अगर शेप वाइज बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, या फिर हम बोल देते हैं बाई कनकेव शेप के होते हैं। कनकेव की यहाँ पे केव बन रही है ना, तो ये कनकेव शेप के है, बाई कनकेव शेप के। अब यहाँ पे ना ये कैसे होते हैं, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का क्या मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, जैसे कि लामा हो गया, जैसे कि फ्रॉग हो गए। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये जो आरबीसीज होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए बीच से कैसा हो गया, बिल्कुल चपटा सा हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कोई और चीज़ तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी ना। तो यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है आयरन का। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो इस आयरन के साथ बाइंड कर जाती है और वो क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इसकी वजह से हमारी ये जो आरबीसीज है, हमारा जो ब्लड का कलर है वो भी कैसा हमें दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया अपना ब्लड वाला पार्ट। इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही हमें पता होना चाहिए एक तो टेंडन्स के बारे में। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं बोन टू मसल्स। ठीक है, यहाँ पे अपनी हड्डी है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, मसल्स लगे हुए हैं। तो
ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई ग्लू लगा के चिपका रहा, कुछ ना कुछ चीज़ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है जो बोन को इस मसल के साथ जोड़ रही है। तो वो कौन सी चीज़ होती है? टेंडन्स होती है। तो ये जो टेंडन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ में ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। अब तुम अगर इसको यहाँ से मोड़ने की कोशिश करोगे, क्या मुड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। अब दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स जॉइन करते हैं बोन टू बोन। ठीक है, ये अपनी एक बोन, ये अपनी एक बोन, इन दोनों बोन को जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो मूवमेंट हो रही है। अगर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है यानी कि ये क्या कम फ्लेक्सिबल होंगे कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे? ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंडन्स कैसे थे? लेस फ्लेक्सिबल थे। लिगामेंट्स कैसे होंगे? ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या पढ़ते हैं? कार्टिलेजेस के बारे में। तो कार्टिलेज भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपनी जो बोन्स होती है ना, बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है और बोन को स्मूथ करने का काम कर रहा होता है। अपनी बॉडी के अंदर तुम्हें 4 जगह याद रखनी है जहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो तुमने क्या याद रखना है? आउटर पिन्ना, ये जो अपना एक्सटर्नल ईयर है। अब इसको तुम फोल्ड कर सकते हो। ये फोल्ड क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई हड्डी प्रेजेंट होगी? नहीं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर एक तुमने याद रखना है टिप ऑफ द नोज। तो ये है अपनी नाक। ठीक है, तो अपनी नाक को यहाँ पे अगर तुम इसको दबाओगे तो ये बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बोन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा याद रखना बिटवीन रिब्स। अब देखो, यहाँ पे सबसे बीच में क्या है? ब्रेस्ट बोन है। ठीक है, जिसको हम स्टर्नम बोल देते हैं। अब यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी मैं पूरी नहीं बना रही, बट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपनी जो रिब्स हैं, अगर तुम यहाँ पे हाथ लगा के देखो, क्या तुम्हारी उंगली अंदर की तरफ जा रही है? नहीं जा रही है। क्यों? यहाँ पे भी तुम्हें कुछ हार्ड हार्ड सा नज़र आएगा, कुछ फील होगा हार्ड हार्ड सा, लेकिन मसल से तो वो स्ट्रांग है, बट क्या वो बोन से स्ट्रांग है? नहीं, बोन से वो थोड़ी वीक तुम्हें यहाँ पे फील हो रही होगी। तो यहाँ पे रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा तुमने कहाँ पे याद रखना है? ट्रैकिया में। ठीक है, अब जब हम ट्रैकिया की बात करते हैं, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप को हम क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अराउंड यहाँ पे कुछ कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये जो कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है ना हमारे ट्रैकिया में, ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जगह तुमने याद रखना है कि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया कार्टिलेज। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। अभी तक हम कनेक्टिव टिश्यू की ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? एडिपोज टिश्यू के बारे में। जहाँ पे भी नाम आ गया एडिपोज, तुम्हें बस क्या याद रखना है? फैट वाले टिश्यू याद करना है। ठीक है, जो ये फैट टिश्यू प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी में, वो क्या है? एडिपोज टिश्यू है। क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमने कर लिया, हमने कनेक्टिव टिश्यू कर लिया। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ही लेते हैं, चलो। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब देखो, जब हम बात करते हैं ना मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू मसल्स वाले टिश्यू। ठीक है, अब ये जो अपने मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, वो भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो अपने पास कौन से टिश्यू होंगे? स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। मैं अभी ये स्केलेटल टिश्यू लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे होते हैं अपने पास कार्डियक टिश्यू। एक अपने पास कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? एक होते हैं अपने पास स्मूथ टिश्यू। ठीक है, तो कितने टिश्यू हो गए अपने पास? 3 टिश्यू हो गए, स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, स्मूथ टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में।
तो देखो जब भी हम वर्ड बोल रहे हैं स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल से क्या चीज़ याद आ रही है, स्केलेटल सिस्टम याद आ रहा है। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का ढांचा। तो यानी कि वो मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने बोला स्केलेटल टिश्यू, तो ये जो स्केलेटल टिश्यूज़ होती हैं ना अपनी, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, लंबी लंबी सी होंगी यहाँ पर। अब देखो साथ में हम इनको क्या बोलते हैं कि इनमें हमें क्या देखने को मिलती है, स्ट्राइएशन, यानी कि कैसी होती है, स्ट्राइएटेड। अब स्ट्राइएटेड का क्या मतलब हुआ, तुमने जैसे किसी जिम जाते हुए पर्सन को देखा होगा, तो उसकी वो जो टिश्यूज़ होती है वो अलग अलग से दिख रही होती है, मतलब यहाँ पे तुम्हें अलग अलग से ऐसे लाइंस 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 दिख रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशन। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यूज़ कैसे होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। इसके अलावा ये जो अपने स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियस दिखाई देता है, वो न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना वो पेरीफरी में प्रेजेंट होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, और यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, पेरीफरी में। पेरीफरी का मतलब होता है साइड साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक तो होता है सेंट्रल यानी कि बीचों बीच प्रेजेंट होगा, एक होता है पेरीफरी यानी कि साइड साइड में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे स्केलेटल टिश्यूज कैसे होंगे, स्ट्राइएटेड होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होगा पेरीफरी में प्रेजेंट होंगे इनके जो न्यूक्लियस होंगे। इसके अलावा हम क्या बोल देते हैं कि देखो हमने क्या बोला, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, अपने स्केलेटल सिस्टम के साथ, अपनी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा होगा इसका नेचर, इसका नेचर होता है वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में, मान लो मुझे अपना ये हाथ हिलाना है, ऊपर नीचे कर रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, मेरा दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप मेरा हाथ चलता जा रहा है, मैं खुद उठ के इधर से उधर भागते रहूँगी, ऐसा तो नहीं होगा, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री बोलते हैं। तो जितने भी स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर वाइज वॉलेंट्री नेचर वाले होते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं हम स्मूथ के बारे में, पहले बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अपने स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है स्मूथ, यानी कि क्या इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होगी, नहीं, इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होगी, ये स्ट्राइएटेड नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सब किसके बने हुए होते हैं, इन्हीं स्मूथ टिश्यू के बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टमक के बारे में बात करूँ, किडनी के बारे में बात करूँ, इवन आइस के बारे में बात करूँ, तो ये किसके बने हुए हैं, स्मूथ टिश्यूज़ के बने हुए हैं। अब तुम खुद सोचो, ये वॉलेंट्री नेचर के होंगे या इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे, तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री नेचर के। जैसे कि अगर मैं पेट के बारे में बात करूँ, अपना जो पेट होता है एचिल सिक्रीट करता है। ठीक है, अपना जो पेट होता है वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने खाना खाया फिर मैं सोच रही हूँ कि चल अभी एचसीएल निकलना शुरू हो, अभी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलना शुरू हो, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे जो हमारा पेट होगा वो खुद ब खुद काम करेगा। ठीक है, तो ये कैसे होंगे नेचर वाइज, इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने पास क्या आ जाते हैं, कार्डियक टिश्यू। अब ये जो अपने कार्डियक टिश्यू होते हैं ना, अब ये जो अपने कार्डियक टिश्यू होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है, कार्डियक का क्या मतलब होता है, हार्ट से रिलेटेड। जहाँ पे भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा वो कार्डियक वाला आएगा। ठीक है, तो हार्ट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। इनको हमने अलग कैटेगरी क्यों दे दी, क्योंकि ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती। अब मान लो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही होती है। लेकिन सोचो कार्डियक टिश्यू तो उनको तो पूरा टाइम काम करना पड़ेगा, थोड़े से टाइम के लिए भी अगर वो थक गए तो सीधा हम ऊपर ही जाएंगे, है ना। तो कार्डियक टिश्यू में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती है, वो जब तक हम जिंदा है तब तक ये काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो कार्डियक टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। अब दिल ने बड़ी चोटें खाई हैं, ठीक है, तो कैसे होंगे, स्ट्राइएटेड होंगे, बहुत सारे इसमें ऐसे 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 करके होंगे। तुमने अगर कभी भी हार्ट का कोई ऐसा डायग्राम देखा हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें तुमने देखा होगा कि हमारा तो हार्ट
फोर चैम्बर्ड का होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्ट्राइएशन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्ट्राइएटेड मसल्स होंगे। इसके अलावा वॉलेंट्री नेचर के होंगे कि इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे, तो याद रखना कैसे होते हैं ये, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। हम इसको नहीं बोल रहे कि धड़क 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 हर सेकंड पे, हम इसको याद नहीं दिला रहे खुद धड़क रहा है, ठीक है। तो किस नेचर का, इनवॉलेंट्री। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कार्डियक टिश्यू एंड स्मूथ टिश्यू, ये दोनों कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, और जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं वो हमारे वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे अपना मस्कुलर टिश्यू भी खत्म हो गया, 4 टिश्यू में से हम 3 टिश्यू कर चुके हैं। अब एंड जो अपने पास है वो है नर्वस टिश्यू। अब देखो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू। यहाँ पे हम उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ना नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट थोड़ा सा देख लो जब हम यहाँ पे बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेल से मिलके बनते हैं। तो ये बने होते हैं न्यूरॉन से मिलके, ठीक है। किससे मिलके बनते हैं ये टिश्यूज, न्यूरॉन से मिलके। न्यूरॉन्स को हम और क्या बोल देते हैं, नर्व सेल बोल देते हैं। अब नर्व सेल हमने बोला है तो नर्व सेल का हमें पता भी होना चाहिए क्या होता है। पहले तो यहाँ पे इसकी शेप के बारे में ध्यान रखना। इसकी जो शेप होती है वो होती है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगी इसको, तो कैसी होती है ये, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ना, वो कौन सा होता है, नर्व सेल होता है। तो अपनी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होता है। अब यहाँ पे देख लो कि ये किस तरीके का हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बीच में बनाया न्यूक्लियस। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे सेल में, नॉर्मल सेल में होते हैं, बट उस सबको हम अभी नहीं बनाएंगे। तो ये बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डंडे जैसे इस तरीके से ब्रांचेस जैसे निकली हुई हैं, यहाँ पे वैसे वैसे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बड़ा लंबा सा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये कलर्स तो बड़े बेकार बेकार लग रहे हैं। अब ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जो डंडे जैसे निकले हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसकी ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी को हम और क्या बोल देते हैं, सोमा, ठीक है। सेल बॉडी को यानी कि डेंड्राइट्स को हटा के हमने इसको क्या बोल दिया, सोमा बोल दिया। इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे हमें कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, निजल्स ग्रेन्यूल्स बोल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लंबा सा हमें पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। क्या बोल देंगे, एक्सॉन टर्मिनल बोल देंगे। तो ये जो हमें एक्सॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मोटे स्ट्रक्चर्स, कुछ पतले स्ट्रक्चर्स। तो जो मोटे मोटे से हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास श्वान सेल्स। और यहाँ पे श्वान सेल्स के बीच में जो पतले से स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे नोड्स होती है वैसी हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम, नोड्स ऑफ रेनवीर। अब ये श्वान सेल्स मोटे क्यों हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर क्यों नहीं है मोटे, तो ये जो श्वान सेल्स होते हैं ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो माइलिन शीथ होती है वो होती है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का क्या मतलब होता है, इंसुलेटेड का मतलब होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ इंसुलेटेड, ठीक है। और इंसुलेटेड का मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी के अंदर
जो भी ट्रांसमिशन हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, वो किसकी फॉर्म में जा रही होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जा रही होती है। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उसको कैच करने का काम कौन करेगा? ये जो ब्रांचेस निकली हुई है वो करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स ने उन इन्फॉर्मेशन को कैच किया, वो कहाँ पे गई? सेल बॉडी में, यहाँ पे नेजल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट थे। फिर वो कहाँ पे जाएगी? एक्सॉन में जाएगी। अब एक्सॉन में जब ये पहुंची तो यहाँ पे इसको क्या मिल गए? श्वान सेल्स मिल गए। और श्वान सेल्स तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करे थे जो कि इंसुलेटेड होती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? इससे तो पास नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो नोड्स ऑफ रेनवीर है इसमें तो कोई माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये क्या करना शुरू करते हैं? जंप करना शुरू करते हैं। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवीर में क्या करेंगे? जंप करना शुरू करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जंपिंग मूवमेंट। और ये जो जंपिंग मूवमेंट होती है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोल देते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको हम? साल्टेटरी मूवमेंट बोल देंगे। तो साल्टेटरी मूवमेंट कर रही है, अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगी? एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंचेगी। अब यहीं पे नीचे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, और ये जो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो यहाँ से, मतलब यहाँ पे ना बिल्कुल जब हम दूसरा टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे ना हमें दिखेगा कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, यहाँ पे टर्मिनल नोब प्रेजेंट होती है। जैसे कि जब हम बात करते हैं ना डोर नोब, वैसे यहाँ पे कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उतना डीप में हमें अभी के लिए तो नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में तुम लोगों को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो कहाँ पे जाएंगे? दूसरे न्यूरॉन जो होते हैं वो उसको कैच करेंगे क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ट्रैवल करती है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो स्पेस होती है ना उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको हम? साइनैप्स बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे अपने पास जो न्यूरॉन होते हैं ना वो 3 तरीके के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एक तो अपने पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक अपने पास होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, और एक अपने पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, कौन कौन से न्यूरॉन्स बोले? सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। अब ये अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें, ए पहले आता है तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स को हम और क्या बोल देते हैं? एफेरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स को हम क्या बोल देंगे? इफरेंट न्यूरॉन्स बोल देंगे। ठीक है, अब एक ना मैं तुम्हें बता रही हूँ रिफ्लेक्टिव आर्क। ठीक है, उसको भी याद कर लेना। फिर वहाँ पे अभी रिफ्लेक्टिव आर्क वाला लास्ट टॉपिक है अपना, उसके बाद ये टॉपिक अपना ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने बोला सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब ध्यान देना, अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस जो है वो कहाँ पे जाएगा? जो अपनी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं उनके पास आया। ठीक है, उन्होंने उसको एक तरीके से फील किया, तो रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस देखा, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, देखो सबसे पहले आया ना तो अल्फ़ाबेटिकली ए आता है पहले, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं इनको? एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन? ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है ऑर्गन से दिमाग तक अपने उसको लेके जाना, इन्फॉर्मेशन को लेके जाना। ठीक है, सेंस से जो अपने पास आया है इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ तक लेके जाना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। तो सेंसरी न्यूरॉन, अब ये कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ब्रेन लिखा होगा वो गलत होगा। यहाँ पे क्या चीज़ ठीक होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं चीज़ें? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसके बाद कहाँ पे जाएगी? ब्रेन के पास जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे आएगा ब्रेन। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स काम कर रहे होंगे वो होते हैं अपने इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, बाकी देखो, मान लो तुम्हें कोई चीज़ गरम गरम लगी तो होगा क्या, वो स्टिमुलस आया गरम गरम वाला, रिसेप्टर्स है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स उसको लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, अपने स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। यहाँ तक लेके जाने का काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे जाएगा, ब्रेन, फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे जाएगा दोबारा, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन काम कर रहे होंगे वो कौन से न्यूरॉन काम कर रहे होंगे, इंटर न्यूरॉन्स काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन दोबारा से कहाँ पे जाएगी, तुम्हारे उसी ऑर्गन तक जाएगी। तो वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स आ जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। और इन मोटर न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स, ठीक है, और इन मोटर न्यूरॉन्स को हम और क्या बोल देते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स बोल देते हैं। तो ये हो गया इफरेंट न्यूरॉन्स। और फिर उसके बाद इफेक्टर। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको याद कर लेना। बाकी हम जब अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर हम अच्छे से इन सारे टॉपिक को फिर से पढ़ रहे होंगे, कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए जो अपना एनिमल टिश्यू था जिसमें 4 टॉपिक थे जो कि थे, एक तो था एपिथेलियल टिश्यू, एक था मस्कुलर टिश्यू, एक था कनेक्टिव टिश्यू, एक था नर्वस टिश्यू, वो हो गया अपना ख़त्म। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप सारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।